अस्सलामुअलैकुम। हम आज थोड़ी सी बात करेंगे डीएनए रेगुलेशन के बारे में। ये एक आम सा ख्याल है अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म के जीनोम को देखते हैं कि सारी की सारी जीन्स जो हैं वो एक ही वक्त में ट्रांसलेट और ट्रांसक्राइब्ड नहीं होती। ये चीज़ मुनहसर इस बात पर होती है कि कौन सा सेल किस किस्म का सेल है जिसके अंदर मौजूद है डीएनए, या फिर ये मुनहसर होता है इस बात पर कि वो किस माहौल में मौजूद है। अगर आप यहाँ देख रहे हैं जैसे किसी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म को, जैसे ये है कोई इम्यून सेल और ये यहाँ पर दूसरा है मसल सेल, तो इन दोनों का होगा बिल्कुल एक ही डीएनए। ठीक है, इन दोनों में मौजूद डीएनए बिल्कुल होगा एक जैसा, और ये है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं यूकैरियोट्स की। तो ये है एक जैसा यानी सेम डीएनए, लेकिन इनके काम और इनके फंक्शंस जो हैं इस ऑर्गेनिज्म के अंदर अपनी अपनी जगह बहुत मुख्तलिफ होंगे। ये बनाते होंगे मुख्तलिफ प्रोटीन्स, मुख्तलिफ एंजाइम्स अपने साइटोप्लाज्म के अंदर। तो अब डीएनए रेगुलेशन जो है, एक तरीका इसके बारे में सोचने का ये है कि अगर इनका है बिल्कुल एक जैसा जीनोम, तो ये कैसे इस चीज़ को रेगुलेट करते हैं कि इनमें से कौन सी जीन जो है वो होंगी ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट और कौन सी नहीं। अगर आप यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के बारे में कर रहे हैं बात, या उसके बारे में सोच रहे हैं जिसमें सिर्फ एक सेल होता है, यहाँ है हमारे पास एक बैक्टीरियम, तो इसमें है एक ही सेल। ठीक है, इसके बावजूद ये अपनी सारी जीन्स को एक ही वक्त में नहीं चाहेगा ट्रांसलेट और ट्रांसक्राइब करना। मिसाल के तौर पर यहाँ मौजूद हैं वो जीन्स जो कि काम करती हैं किसी ख़ास किस्म के खाने को हज़म करने में या डाइजेशन में, अगर वो ख़ास चीज़ हो मौजूद। और यहाँ पर शायद आपके पास वो जीन्स मौजूद हों जो कि काम करती हों हाइबरनेशन में जाने के लिए। ये सिर्फ एक मिसाल है, लेकिन अगर हाइबरनेशन की ज़रूरत नहीं है तो इन जीन्स को भी एक्सप्रेस होने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन जब ज़रूरत हो तो ये एक्सप्रेस होंगी। इसी तरह यहाँ डाइजेशन में अगर ज़रूरत होगी तो यहाँ होगी ट्रांसक्रिप्शन, ज़रूरत नहीं होगी तो नहीं होगी। तो इस डीएनए रेगुलेशन में जो जो काम है, जो इसका तरीक़ेकार है, वो इस तरह से चलता है, चाहे बात हो यूकैरियोट की या प्रोकैरियोट की। इस वीडियो में हम रहेंगे प्रोकैरियोट की तरफ और ख़ास तौर पर हम बात करेंगे इस बैक्टीरियम की। हमने जब भी पहले ट्रांसक्रिप्शन की बात की है तो जिक्र हुआ है प्रोमोटर्स का भी, कि आपके पास है एक जीन जो कि एक सीक्वेंस है डीएनए का, जो कि हिस्सा है क्रोमोसोम का। तो हम कहते हैं कि ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज जो है इसे जुड़ना होता है कहीं ना कहीं, और इस जगह को जहाँ ये जुड़ता है इसे कहते हैं प्रोमोटर। और फिर ये पॉलीमरेज जो है ये ट्रांसक्राइब करता है जीन। जब हमने पहले भी प्रोमोटर की बात की थी, और ये चीज़ वैसे ही होती है यूकैरियोट्स में कि हर एक प्रोमोटर जो है वो ताल्लुक़ रखता है हर एक जीन से, या कह लें कि हर एक जीन का होता है प्रोमोटर। लेकिन अगर बात हो प्रोकैरियोट्स की, और यहाँ भी हम इस बैक्टीरियम की ही बात कर रहे हैं, तो इसमें होता है कि एक से ज़्यादा जीन्स का होता है एक ही प्रोमोटर। तो ये प्रोमोटर यहाँ, वैसे प्रोमोटर को कहते हैं रेगुलेटरी डीएनए सीक्वेंस। ये यहाँ हमें लिखना होगा, रेगुलेटरी डीएनए सीक्वेंस। और ये वाला हिस्सा है यहाँ, ये है सीक्वेंस, तो ये मैं यहाँ लिखती हूँ। ठीक है, और ये जो यहाँ आप देख रहे हैं बड़ा सा गोला सा कुछ बनाया हुआ है मैंने यहाँ है, ये है आरएनए पॉलीमरेज। ये प्रोटीन है, ये बड़ा सा, जिससे ये जुड़ेगा और फिर ये शुरू करेगा ट्रांसक्राइब करना इस पूरी जीन्स के बंडल को। और जब आपके पास होता है प्रोमोटर जो कि एसोसिएटेड होता है एक से ज़्यादा जीन से, यानी जुड़ा हुआ होता है या ताल्लुक़ रखता है एक से ज़्यादा जीन से, ये मजमुआ या ये कॉम्बिनेशन जो है प्रोमोटर और जीन्स का। और जब मैं बात करती हूँ प्रोमोटर की तो बात हो रही होती है डीएनए के सीक्वेंस की। तो ये कॉम्बिनेशन जो है इसे कहते हैं ओपरॉन। ये है कॉम्बिनेशन इस रेगुलेटरी डीएनए सीक्वेंस का, जो कि कहता है सुनो आरएनए पॉलीमरेज, यहाँ जुड़ो ताकि तुम ट्रांसक्राइबिंग का अमल शुरू कर सको। और फिर जाहिर है कि ट्रांसक्रिप्शन का मरहला और प्रोसेस जो है वो शुरू होता है। ये लेता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए में, फिर इसको करता है ट्रांसक्राइब मैसेंजर आरएनए में, जो कि फिर जा सकता है राइबोसोम्स के साथ, और फिर होता है हमारे पास पूरा ट्रांसलेशन प्रोसेस, और फिर बनते हैं असल प्रोटीन्स जिनके मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं सेल के अंदर भी और बाहर भी।
अब हम थोड़ा-सा गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि इस मरहले को और ज़्यादा असर-अंगेज़ कैसे बनाया जाता है कि ये ज़्यादा मर्तबा हो, और वो चीज़ें भी देखते हैं जो इसकी शिद्दत को कम करती हों। तो ये यहाँ पर वही सब कुछ आप देख रहे हैं जो मैंने ऊपर बनाया था। यहाँ है हमारा बड़ा-सा आरएनए पॉलिमरेज़ वाला गोला। ये बहुत ही सादी-सी तस्वीर बनाई है यहाँ मैंने समझने के लिए। तो ये है आरएनए पॉलिमरेज़ जो कि जुड़ता है प्रमोटर से, जिसे रेगुलेटरी डीएनए सीक्वेंस भी कहते हैं, जो कि फिर करते हैं ट्रांसक्रिप्शन, जो कि फिर बनाएँगे एमआरएनए, जो कि इन जीन्स में मौजूद मालूमात को करेंगे कोड। लेकिन तब क्या होगा जब हम ऐसे माहौल में होंगे जब इस ख़ास ओपेरॉन को या फिर जीन्स ये जो मौजूद हैं इन जीन्स की सीरीज़ को ट्रांसक्राइब नहीं करना होगा। तो ऐसे में एंट्री मारेगी एक चीज़ जिसे कहते हैं रिप्रेसर। रिप्रेसर जो है ये जुड़ा हुआ है डीएनए के सीक्वेंस से प्रमोटर से आगे, ताकि ये इसे ब्लॉक कर सके या रोक सके आरएनए पॉलिमरेज़ को ट्रांसक्रिप्शन का अमल करने से। तो ये यहाँ पर ये है एक प्रोटीन, इसे कहते हैं रिप्रेसर। ये बाकायदा रिप्रेस कर रहा है ट्रांसक्रिप्शन को, और ये रेगुलेटरी डीएनए सीक्वेंस जो है जहाँ ये जुड़ा हुआ है इसे कहते हैं ऑपरेटर। तो यहाँ पर एक दफ़ा फिर प्रमोटर जो है वो था रेगुलेटरी सीक्वेंस जहाँ पर जुड़ा था आरएनए पॉलिमरेज़, और फिर ऑपरेटर जो है ये है रेगुलेटरी सीक्वेंस जहाँ रिप्रेसर जो है वो जुड़ता है और इस आरएनए पॉलिमरेज़ को रोकता है ट्रांसक्रिप्शन करने से। तो ये रिप्रेसर जो है इस अमल को रोकता है। अब यहाँ पर और भी चीज़ें हो सकती हैं जिनको हम फीडबैक मैकेनिज़्म्स के तौर पर भी ले सकते हैं अगर इस पर और कोई मॉलिक्यूल मौजूद हो यहाँ ऐसे। तो ये को रिप्रेसर के तौर पर भी काम कर सकता है। हमने ये देखा था टीआरपी यानी ट्रिप ओपेरॉन वाली वीडियो में। ट्रिप्टोफैन और अमाइनो एसिड्स ने जिस तरह काम किया था को रिप्रेसर्स के तौर पर। अब एक और चीज़ जो होती है वो है ये यहाँ पर, जहाँ हमें ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन चाहिए होती है। ऐसे में हमारे पास एक चीज़ मौजूद होगी जिसे कहेंगे एक्टिवेटर। तो ये यहाँ पर होगा डीएनए, ये होगा रेगुलेटरी सीक्वेंस जहाँ एक्टिवेटर आकर जुड़ेगा। तो ये होगा पॉजिटिव फीडबैक, जहाँ पर आपके पास होंगे ज़्यादा एक्टिवेटर्स, जहाँ होगी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन। एक और चीज़ ये कि जैसे यहाँ हमारे थे को रिप्रेसर्स जो कि काम कर रहे थे रिप्रेसर के साथ, वैसे ही यहाँ हो सकते हैं एक्टिवेटर्स के साथ भी, जिन्हें कहते हैं इंड्यूसर्स। तो ये यहाँ पर ये हैं इंड्यूसर्स। तो ये है एक जायज़ा डीएनए रेगुलेशन का। जैसा कि आप देख सकते हैं ये और ज़्यादा पेचीदा हो सकता है जब आपके पास हों ये इंड्यूसर्स, ये रिप्रेसर्स और को रिप्रेसर्स जो कि मुनहसर हों अपने माहौल पर, और साथ ही इसमें चल रहे हों फीडबैक मैकेनिज़्म्स भी। तो ये और बहुत ज़्यादा पेचीदा भी हो सकता है। जितना हम गहराई में जाते जाएंगे उतना ये पेचीदा होता चला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।